Hello 10th class. I hope you all are fit and fine at home. Students, as you know, this is 7th video of lesson 1 history, the rise of nationalism in Europe. यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो और मैं उन वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो। इन प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो पुअर पीपल थे या जो वीवर्स थे उन्होंने अब रिवोल्ट शुरू कर दिया था अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। आइए अब आगे देखते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज 3.3 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी कि जो उदारवादी लोग थे उनकी क्रांति के बारे में अब हम यहाँ रीड करेंगे। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes were underway। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि 1848 में काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें जो गरीब लोग थे या जो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, या जो ऐसे किसान जो भूख से ग्रसित थे, उन्होंने क्या शुरू कर दी थी? रिवोल्ट शुरू कर दी थी। तो इन्हीं के रिवोल्ट के पैरेलल, इन्हीं के समानांतर जो मिडिल क्लास थे उन्होंने भी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने भी अपनी रिवोल्यूशन शुरू कर दी थी। इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो जो 1848 में जो इवेंट्स हो रहे थे, यानी कि जो रिवोल्ट्स हो रहे थे, लोग जो काफ़ी जो वो विरोध कर रहे थे, तो उनके कारण जो वहाँ का मोनार्क था, जो राजा था, उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और एक रिपब्लिक बनाना पड़ा, गणतंत्र बनाना पड़ा, जिसके अंदर क्या दिया गया? ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि सार्वभौमी मेल सफरेज मतलब पुरुषों को वोट डालने का राइट दिया गया। In other parts of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austria-Hungarian Empire, तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि यूरोप के जो दूसरे पार्ट्स थे जहाँ पर अब भी कोई इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं था, जैसे कि जर्मनी अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, तो वहाँ पर क्या हुआ? मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेज combined their demands for constitutionalism and with national unification। तो वहाँ के जो लिबरल लोग थे, जो मिडिल क्लास के, लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे, पुरुष और महिलाएं, उन्होंने अपनी डिमांड को कंबाइन कर दिया। कौन सी वाली डिमांड को? कि एक तो संविधान होना चाहिए और संविधान के साथ नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, कि राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए। यूनिफिकेशन मैंने पहले भी बताया था कि जो देश जो छोटे छोटे एम्पायर में बटा हुआ है वो मिलकर एक यूनिफाइड देश बने, कि एक देश बने, तो ये उसी के लिए है। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। तो इनका जो हमारे ये जो लिबरल्स थे, इनको एक एडवांटेज हो रहा था, एक फ़ायदा हो रहा था कि जो लोगों के अंदर जो अनरेस्ट आ रहा था, कि जो असंतोष फैला हुआ था लोगों के अंदर, लोग अब भड़के हुए थे, विद्रोह कर रहे थे, तो उस चीज़ का फ़ायदा इन लिबरल्स को हो रहा था कि ये अब क्या कर रहे थे? ये अपनी डिमांड को और एक्सपेंड कर रहे थे और अच्छे से लोगों को बता रहे थे कि नेशन स्टेट कैसा बने और उस नेशन स्टेट में क्या क्या हो। जैसे कि यहाँ बोला गया कि उस नेशन स्टेट में पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल हो, कि संसदीय सिद्धांत हो, कि एक संसद बनाई जाए, उसके मेंबर बनाए जाए, मिलकर डिसीजन लिया जाए, और उसके अंदर क्या हो? एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, एक फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और एक संगठन बनाने की आज़ादी लोगों को हो। तो ऐसी एक नेशन स्टेट की डिमांड अब ये लोग करने लगे। इन द जर्मन रीजन से लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी कि जर्मन रीजन में, जर्मन की जो अभी हमने ऊपर भी बात की कि जर्मन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं था, तो वहाँ के लोगों ने भी क्या किया कि बड़ी संख्या में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, एक राजनीतिक संगठन बनाया, हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रोस्पिरियस आर्टिशियंस। और जिसके मेंबर कौन थे? वो ये लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिशियंस थे। केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और वो सब
इकट्ठे होकर कहाँ आए, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मन की एक सिटी है, फ्रैंकफर्ट में आए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उन्होंने डिसाइड किया एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन ए festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। तो 18 मई 1848 को जो चुने गए, जो मेंबर चुने गए, जो मतलब कि इन लोगों ने मिलकर जो मेंबर चुने, किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। कितने मेंबर चुने, 831। वो अच्छे से सज धज कर एक फेस्टिवल की तरह कहाँ आए, वो इकट्ठा हुए चर्च में। चर्च कहाँ का था ये, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। और वहाँ पर वो क्या बनाना चाहते थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संसद बनाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, और इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो वहाँ का मोनार्क सिस्टम था वो अब काम करेगा किसके अंडर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट बनेगा वहाँ। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया, ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो जो इस असेंबली के या जो इस एसोसिएशन के जो लीडर थे, डिप्टीज थे, जो लीडर्स चुने गए, उन्होंने जब क्राउन मतलब कि यहाँ क्राउन कहेंगे ताज पहनाना शुरू किया, किसको, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ को, जो कि कौन था, वो किंग ऑफ पर्शिया था, पर्शिया का वो राजा था। इसको जब उन्होंने अपना राजा बनाने के लिए, मतलब एक मोनार्क राजा बनाने के लिए ताज भेंट किया, तो इसने क्या किया, मना कर दिया, ही रिजेक्टेड, कि इसने मना कर दिया वो पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि ये मोनार्क अदर मोनार्क जो थे, जो दूसरे मोनार्क थे, ये उनके साथ था, और ये जो कि वो जो अदर मोनार्क थे वो अपोज थे किसके, इलेक्टेड असेंबली के। कहीं ना कहीं मतलब इन राजाओं को डर था कि अगर इलेक्टेड असेंबली बनी तो इससे क्या होगी, इनसे इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इस राजा ने क्या किया, मना कर दिया। वाइल द ओपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो इससे अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे ये हुआ कि जब एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री इकट्ठे आ गए, एरिस्टोक्रेसी क्या है, जो कुलीन वर्ग, रिच पीपल, वो लोग, और जब मिलिट्री इकट्ठे हो गए, तो इससे जो सोशल बेसिस थे, यानी कि जो अभी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो लोगों ने मिलकर बनाया था सामाजिक, वो अब कमज़ोर पड़ गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रिस्टेटेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। और दूसरा, इस पार्लियामेंट में क्या था, इसमें जो ज़्यादा जो पावर थी, ज़्यादा जो लोग थे वो मिडिल क्लास से थे, और ये लोग जो थे ये विरोध करते थे किसका, डिमांड्स ऑफ वर्कर्स की जो डिमांड थी ये उनका विरोध करते थे। तो इसलिए जो वर्कर्स थे या जो आर्टिशियन थे वो भी अब पीछे हट गए, जिससे कि अब मिडिल क्लास के लोगों को इनकी सपोर्ट अब नहीं रही। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। और लास्ट में क्या किया गया स्टूडेंट्स, लास्ट में ट्रूप्स बुलाई गई। ट्रूप्स होते हैं सैनिक, आर्मी, तो वो बुलाई गई और उस असेंबली को भंग कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो जो ये उदारवादी आंदोलन जो चल रहा था स्टूडेंट्स, इसके अंदर महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने का जो एक फैसला था वो भी एक क्या था, कंट्रोवर्शियल था, मतलब विवादास्पद था, कि कुछ लोग चाहते थे कि महिलाओं को ये राइट मिले, कुछ चाहते थे नहीं मिले। इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। और ये जो लिबरल मूवमेंट हो रहा था इसमें बहुत सी महिलाएं भी क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, महिलाओं ने अपने खुद के क्या बना लिए थे, राजनीतिक संगठन बना लिए थे। फाउंडेड न्यूज़पेपर निकाले एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, और वो पॉलिटिकल मीटिंग में पार्ट लेने लग गई और शिरकत भी करने लग गई। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड
सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो महिलाओं का इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिए महिलाओं ने, न्यूज़पेपर निकाले अपने, और हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लग गई। इतना करने के बाद भी जो वहाँ की जो असेंबली थी उसने महिलाओं को क्या नहीं दिया, सफरेज राइट्स नहीं दिया। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। और जब फ्रैंकफर्ट में ये जो अभी मीटिंग की हम बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में जो चर्च ऑफ सेंट पॉल में जो मीटिंग की गई, उसमें महिलाओं को बुलाया तो गया, लेकिन सिर्फ किस लिए बुलाया गया, एज ऑब्जर्वर, सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया और उन्हें विजिटर गैलरी में बैठाया गया। तो ये ऊपर जो पिक्चर दी गई है स्टूडेंट्स, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वही है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ये वाली। तो यहाँ नीचे वो 831 इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, लेकिन महिलाओं को ऊपर की रो में बैठने को बोला गया है। यहाँ मतलब महिलाएं यहाँ नहीं बैठ सकती। हम वापिस चलते हैं लेसन पर। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order। थो कंजर्वेटिव यानी कि हालांकि जो कंजर्वेटिव जो फोर्सेस थी, यानी रूढ़िवादी जो ताकतें थी, वो कामयाब हो गई किस चीज़ में, लिबरल मूवमेंट्स को दबाने में, सप्रेस करने में, उसको ख़त्म करने में। दबाने में ख़त्म तो खैर क्लियर नहीं कर सकी, दबा दिया एक बार के लिए, कामयाब हो गई। कौन, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि क्या चाहते थे, वो अपना पुराना सिस्टम ही चाहते थे। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन वो जो पुराने वाले ऑर्डर थे उनको रिस्टोर नहीं कर सके। मोनार्क्स वर बिगनिंग टू रियलाइज दैट द cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो जो मोनार्क्स थे, जो राजा लोग थे, अब उन्हें वो शुरुआत से ही उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्हें ये फील हो गया था कि ये जो साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन है, यानी ये जो विद्रोह बार बार शुरू हो रहा है, कभी पुअर लोग कर रहे हैं, कभी वर्कर्स कर रहे हैं, कभी मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, तो इनको दबा देने से इनका एंड नहीं होगा। इनको कुछ अब क्या देनी चाहिए, इनको कंसेशंस देनी चाहिए कि कुछ इनकी मांगे या इनकी शर्तें क्या करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। किनकी मांग और शर्तें, लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो थे उनकी। तो ये राजा लोग चाहते थे कि अब इनकी कुछ मांगे मान ली जाए, सो दैट कि ये आगे क्या ना करे, आगे रिवोल्ट ना करें। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। तो आता है जो 1848 के बाद जो राजा लोग थे, कहाँ के, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, केंद्रीय और पूर्वी यूरोप के जो मोनार्कीज थे, उन्होंने शुरू किया ऐसे चेंजेज को लाना जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही किए जा चुके थे। अब वो चेंजेस यहाँ हो रहे थे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। थस सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर वर अबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया। तो इससे क्या हुआ, जो हैब्सबर्ग और रशिया के जो एरियाज थे उनमें ये दो चीज़ें बंद कर दी गई। सर्फडम यानी भूदास, तो भूमि के दास बनाकर लोगों को रखा जाता था वो, और बाउंडेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी होती है स्टूडेंट्स, ये इन दोनों को क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। कहाँ पर, हैब्सबर्ग में और रशिया में। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। तो जो हैब्सबर्ग के रूलर्स थे उन्होंने ज़्यादा पावर दी, ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की, किनको, जो हंगरी के लोग थे उनको। और कब, 1867 को। और ये क्योंकि सो दैट कि लोग अब उनके अगेंस्ट ना जाए और मोनार्की सिस्टम बचा रहे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे लर्न कर लेने हैं अच्छे से।
और अगर तुम्हें अच्छे से ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।